जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाल जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट चरण में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं और ये मेरा फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 होगा। और इसके पहले हमने आपको ओवरव्यू के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सारे उसके जो कॉन्सेप्ट थे, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, उसके कारण क्या थे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण क्या थे, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बौद्धिकों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तात्कालिक क्या कारण थे, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और किस प्रकार से अमेरिका से इसका संबंध था। तो और इन सब बारे में हमने बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, एक डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। हम इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है सारे कारणों को, उस कारणों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि अपना जो अगला चरण है कि उसका स्वरूप और प्रभाव, परिवर्तन क्या हुआ, उस परिवर्तन में क्या क्या आयाम थे, इसको भी देखना है। तो हम आपको बताए थे कि हम जो ये परिवर्तन है 4 आयामों में, 4 से 5 आयाम देखेंगे। कि पहला जो आयाम था प्रथम चरण में 1789 से 1792 के बीच का जो चरण था, हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन हुए, कि उसमें संवैधानिक राजतंत्र की भूमिका क्या थी, उन सारे बातों कैसे कैसे परिवर्तन हुए, क्या सीमाएं थी उसकी, उस पर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि क्योंकि जो 1789 1792 के बीच जो परिवर्तन होते हैं, इसमें मध्य वर्ग की भूमिका ज़्यादा थी। ये मध्य वर्ग के हाथों में इसका नेतृत्व था। लेकिन उसके बाद 1792 से 93 के बीच ऐसा क्या हो गया कि निम्न वर्ग का शासन स्थापित हो गया। निम्न वर्ग रेडिकल चेंजेस के बारे में बात करने लगा। फिर थर्ड चरण में फिर देखेंगे, फिर मध्य वर्ग की भूमिका बढ़ जाएंगी। फिर आगे नेपोलियन बोनापार्ट आता है उस चौथे चरण में। तो इन सारे क्रम को हम एक एक करके कम से कम 4 से 5 वीडियो, 4 से 5 पार्ट में हम इसको पूरे फ्रांसीसी क्रांति को अच्छे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जो हम लोगों ने कल तक पढ़ा था, अब उसके बारे में आप लोग पहला काम करिए, उसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद फिर ताकि हम अपने अगले कॉन्सेप्ट में जो था उसका प्रभाव और स्वरूप किस प्रकार से, फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप जो था हम कभी नहीं कह सकते ये मध्य वर्गीय स्वरूप था, ये निम्न वर्गीय स्वरूप था, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि ये जिग जैग तरीके से परिवर्तन होता रहता है। कभी मध्य वर्ग का उत्थान हो जाता है, मध्य वर्ग मुख्य केंद्र में हो जाता है, कभी निम्न वर्ग, कभी मध्य वर्ग, फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, कभी इन सारी चीज़ों का जो जिग जैग वाला सिस्टम दिखेगा। तो इसीलिए हम इसका स्वरूप को एक अगर ढांचे के रूप में देखेंगे तो हमें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा कि पहले चरण में जब मध्य वर्ग का शासन था, मध्य वर्ग की नेतृत्व की क्षमता ज़्यादा थी, जब मध्य वर्ग की शक्ति इसमें ज़्यादा स्थापित थी, तो उस समय क्या परिवर्तन हुए और मध्य वर्ग किस प्रकार से परिवर्तन किया कि उसके ऊपर भी गाज न गिरे। क्योंकि आपको पता है कि मध्य वर्ग कभी भी प्रजातंत्र की बात नहीं करता, वह हर समय संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है, संविधान की बात करता है। वह प्रजातंत्र की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि जिसका घर शीशे का होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका शीशे घर टूटे। तो वो प्रजातंत्र की बात करेगा तो उसके भी अधिकार खत्म होंगे, तो सीधा निम्न वर्ग का शासन आएगा, हर जनता का शासन करेगा। तो वो सीमित मताधिकार की बातें करेगा, वो पूर्ण मताधिकार की बातें बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम यही सब देखेंगे कि क्या क्या इसके कॉजेज हुए, क्या क्या इसके मेरिट डिमेरिट, इसकी सीमाएं क्या हुए, क्या परिवर्तन हुए और किस प्रकार से उन्होंने परिवर्तन को छान कर रखा कि ताकि उसके ऊपर गाज न गिरे। तो इस चरणों को हम एक एक करके समझेंगे, देखेंगे, लिखेंगे भी और नोट्स बनाएंगे। बस आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जीएस क्रांति विद विशाल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, नोटिफिकेशन उसका जल्द से जल्द पहुंचे। इसलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले कदम के ऊपर बढ़ रहे हैं कि आखिर फ्रांस की क्रांति क्या थी। इसके बारे में जो हमने पढ़ा अपने इसके पहले वीडियो में, उसको हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छे से समझ रहे हैं ना आप? लिखिए फ्रांस की क्रांति, हेडिंग डालिए फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति न केवल यूरोपीय इतिहास की बल्कि विश्व इतिहास की एक महान घटना थी। न केवल यूरोपीय इतिहास की बल्कि विश्व इतिहास की
एक महान घटना थी, एक महान घटना थी। इस क्रांति के मध्य जो विचारधारा व संस्थाएं उभर कर सामने आई, वे आगामी लगभग 200 वर्षों तक यूरोप व विश्व को परिवर्तित करती रही। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है, इसका शब्द हम कहाँ से लिए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो इसी के यही जो 200 वर्षों तक इसकी जो क्रांति में जो परिवर्तन हुए, जो भी कम्युनिज्म का सबसे पहला प्रयोग फ्रांस की क्रांति से उभर कर आता है। अधिकार की बात करेंगे, जो एक संप्रभु अधिकार की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें फ्रांस की क्रांति से ही समझ में आता है, क्योंकि इसके पहले जो एक नागरिक अधिकारों की बात किया जाए तो वो भी हमें फ्रांस की क्रांति से ही समझ में आता है। सबसे पहले वाली बात जो किया जाए, जो रूसों की संप्रभुता सिद्धांत, समान इच्छा के निकट वाला जो हमारे अधिकार की बात है, वो हमें फ्रांस की क्रांति से ही पहली बार दिखता है। आगे इसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। एक तरह से अगर देखा जाए तो यूरोप का आधुनिकीकरण वास्तविक रूप में फ्रांस की क्रांति के साथ ही संभव हुई। वस्तुतः पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के साथ यूरोप के परिवर्तन की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, वह फ्रांस की क्रांति के साथ ही लगभग पूरी हुई। नीचे से लिखिए, इसके बारे में आप पहले ओवरव्यू ले लीजिए, पूरे फ्रांस की क्रांति में कैसे क्या हुआ, उसका ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको आगे समझने में दिक्कत कम होगी। हम आगे पॉइंट अलग अलग हेडिंग बना के समझा देंगे। फ्रांस की क्रांति को, नीचे से लिखिए, फ्रांस की क्रांति को परिवर्तन के प्रक्रिया से जोड़कर देखना चाहिए। फ्रांस की क्रांति को परिवर्तन की प्रक्रिया से जोड़कर मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई भी परिवर्तन यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट पढ़ के अलग चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको पीछे से इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे तो आपको भूलने कोई दिक्कत नहीं। अमेरिकी क्रांति से फ्रांस किस प्रकार जुड़ा है, सीधा समझ में आ जाएगा। पुनर्जागरण प्रबोधन से क्या प्रभाव पड़ा, सीधा समझ में आ जाएगा आपको। फ्रांस की क्रांति को हम एक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं, या फिर देखा जाना चाहिए। जो प्रबोधन से आरंभ हुई थी तथा अमेरिकी क्रांति से होते हुए यहाँ तक पहुँची थी। प्रबोधन ने जो कुछ प्रश्न उठाए थे और एक बौद्धिक वातावरण का निर्माण किया था, उसका जुड़ाव फ्रांस की क्रांति के साथ देखा जा सकता है। उसी प्रकार फ्रांस की क्रांति का सूत्र अमेरिकी क्रांति से भी जुड़ता है। अमेरिकी क्रांति में उलझाव के कारण फ्रांस जिस आर्थिक संकट से जूझ रहा था, यह फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया। उसी प्रकार फ्रांस के जो सैनिक इस क्रांति में
फ्रांस के जो सैनिक अमेरिकी क्रांति में हिस्सा लेने गए थे, वे नवीन विचारों से प्रभावित होकर लौटे, जिससे फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे उभर कर सामने आए। ये हो गया ओवरव्यू। आप देख लीजिए फ्रांस क्रांति किस प्रकार से परिवर्तन का क्रम है, ना कि आपको हम हर समय बता दें परिवर्तन क्रम है। तो ये देखिए किस प्रकार से जुड़ाव हो रहा है, इंटरलिंकिंग हो रहा है ना। अब आप हेडिंग डालिए कि फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे। पहला कारण लिखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? फ्रांसीसी राजतंत्र की स्थिति का सबसे बड़ा विरोधाभास यह था कि एक तरफ राजतंत्र अपनी शक्ति खो चुका था, परंतु अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। लुई चौदहवां एक शक्तिशाली व योग्य शासक था, परंतु उसके उत्तराधिकारी लुई 15वां व 16वां शक्तिशाली व योग्य न होकर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे तथा निरंकुश शासन प्रणाली को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपने इसी विरोधाभासी स्थिति के कारण वे पुरातन व्यवस्था को बचा न सके और क्रांति घटित हुई। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए राजा दैवी सिद्धांतों के आधार पर राजपाट चलाता था। राजा दैवी सिद्धांतों के आधार पर शासन प्रणाली चलाता था जो समयानुकूल नहीं था ना। ये कौन से कारण हो गए? राजनीतिक कारण हो गए। ठीक, अब सामाजिक कारण लिखिए। अब सामाजिक कारण में क्या क्या था? आपको सामाजिक कारण में हम पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिए हैं, कैसे इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर आपको उतारना होगा इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक कारण को आप ये स्ट्रक्चर को यहाँ पर उतारेंगे कि किस प्रकार से फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो आपको आगे जो मैं लिखाने जा रहा हूँ उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, विशेषाधिकार शोषक वर्ग में कौन था और कौन अधिकार विहीन था, इसको आप सीधे समझ में आ जाएगा। लिखिए फ्रांसीसी समाज, लिखो सामाजिक कारण में लिखो सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज एक विभाजित समाज था। फ्रांस का समाज एक विभाजित समाज था।
समाज था। परंतु यह कोई देखो, समाज विभाजन होना ये बात सही है, कोई बात है, क्योंकि समाज का विभाजन तो पूरे यूरोप में था, आखिर फ्रांस में ही क्रांति क्यों हो जाती है? उसका कारण ये है कि जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस के लोगों के जो वर्ग हैं, कुलीन वर्ग है, मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग है, राजतंत्र वर्ग है, सामंत वर्ग है, पादरी वर्ग है, इन सबको बीच एक मतलब इनके अंदर अपने अपने चाहतों के बीच लोग जो चाहते थे उसके बीच जागरूकता थी और वो संघर्षरत थे। अब मध्य वर्ग और कुलीन के बीच, मध्य वर्ग सामंत को हटाना चाहता था, कुलीन के हटाना चाहता था, उसके पास संघर्ष था। और जो मध्य वर्ग निम्न वर्ग दोनों मिलकर सामंत और इस राजतंत्र को खत्म करना चाहते थे, इनके बीच गठबंधन था। तो ये आपस में एक संघर्षरत और गठबंधन तरीके से थे, इसीलिए इनके बीच स्वाभाविक सी बात हो गई कि क्रांति होना स्वाभाविक हो गया। समझ रहे हैं ना? फ्रांस का समाज एक विभाजित समाज था, परंतु यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी समाज विभाजित था। अब नीचे लिखिए, परंतु फ्रांसीसी समाज का अनोखा पक्ष यह था कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के हितों के बीच सीधी टकराहट थी। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच हितों के बीच सीधी टकराहट थी तथा मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध गठबंधन था ना, इसलिए यहाँ पर घटित होती है। नीचे लिखिए, फ्रांस का समाज विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग व अधिकार विहीन वर्गों के बीच विभाजित था। जहाँ विशेषाधिकार वर्गों में पादरी व कुलीन थे। पादरी 1% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था तथा स्वयं कर से मुक्त था तथा लोगों से दारथ नामक धार्मिक कर, एक प्रकार का धार्मिक कर था। दारथ नामक धार्मिक कर वसूलता था। दारथ नामक धार्मिक कर वसूलता था। वहीं कुलीन वर्ग भी कर से मुक्त था तथा शासन प्रणाली में उच्च पदों में नियुक्त होता था। साथ में वह तृतीय स्टेट यानी कि किसान मजदूर मध्य वर्ग कोष्टक में, यानी कि किसान मजदूर मध्य वर्ग से उपहार व कर वसूलता था। उपहार व कर वसूलता था। वहीं अब नीचे लिखिए, वहीं तृतीय स्टेट के अंतर्गत मध्य वर्ग किसान मजदूर आते थे। वहीं तृतीय स्टेट के अंदर किसान मजदूर, मध्य वर्ग के कोष्ठक में डॉक्टर, पत्रकार, ये सारे लोग आते थे, वकील। किसान मजदूर मध्य वर्ग आते थे जो एकमात्र
जो एकमात्र करदाता थे, जो एकमात्र करदाता थे, जो एकमात्र करदाता थे, किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। मध्य वर्ग आर्थिक संपन्न होते हुए भी, आर्थिक संपन्न होते हुए भी उसे किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं था, उसे किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं था, सम्मान प्राप्त नहीं था, जिसके कारण वह विशेषाधिकारों को समाप्त कर सामाजिक क्षेत्र में बेहतरी की मांग की, सामाजिक क्षेत्र में बेहतरी की मांग की ना। अब तीसरा लिखिए, इस समाज विभाजन का अर्थ था। तीसरा लिखिए फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव। तीसरा कारण लिखिए फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव। आरंभ में ऐसा, देखो फ्रांसीसी जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव था, ये इसको आपको मतलब ये एक कारण जो था कि अमेरिकी से इनका अर्थव्यवस्था में जो कमी था ना, इनका अमेरिकी युद्ध में इनका भागीदारी की वजह से जो इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। दूसरा इनका विलासितापूर्ण जीवन में अत्यधिक व्यय करना कर दिया। और तीसरा आर्थिक कारण था जो ये व्यय की इनकी अकुशल नीति, इसकी दिक्कत कर दी। और चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट कारण जो कि नवीन शोधों के जरिए पता चला है कि जो अमेरिका फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव एक प्रमुख कारण था। फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था ऐसी बात नहीं है कि इस समय इसकी अर्थव्यवस्था गिरी थी, ये कि इस समय अर्थव्यवस्था गिरी थी और पहले भी गिरी थी। फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था पहले बहुत समृद्ध थी, लेकिन ये पीछे के काल में बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, लेकिन तात्कालीन समय में जो लुई 15वां लुई 16वां के शासन काल में इस व्यवस्था चरमराने की वजह से आप किसी को घी और मलाई बिस्किट खिलाए हो खूब, लेकिन अचानक से उसको रोटी भी नसीब नहीं होगा तो वो क्रांति कर देगा ना यार, क्योंकि वो तो उसी लहजे में अपना जीवन व्यतीत किया है। तो वही कारण हो गया कि जब उसके पास पहले धन था, खाता पीता मस्त था, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा है तो दिक्कत हो गई। तो यही था क्रांति का कारण, ये नवीन शोधों पे आया है। तो फ्रांसीसी क्रांति का उतार चढ़ाव, तीसरा हेडिंग डालिए फ्रांसीसी क्रांति का उतार चढ़ाव। आरंभ में ऐसा माना जाता था कि फ्रांस की क्रांति का कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति थी, परंतु नवीन शोधों के बाद यह स्थापित हुआ कि फ्रांस की क्रांति का कारण अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक गिरावट नहीं, अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक गिरावट नहीं, बल्कि दीर्घकालिक गिरावट नहीं, बल्कि एक लंबे काल के समृद्धि के पश्चात एक अल्पकाल के अवसान का कारण था। एक अल्पकाल के अवसान का कारण था। वस्तुतः नीचे लिखिए, वस्तुतः 1730 के दशक व उसके पश्चात फ्रांस की अर्थव्यवस्था का निरंतर प्रसार होता रहा। कृषि व औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई और वे रोजगार का संवर्धन भी हुआ। परंतु 1780 के दशक के पश्चात अमेरिका से आने वाले कीमती धातु के
अमेरिका से आने वाले कीमती धातु के प्रवाह में कमी के कारण यूरोप में मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अमेरिका से आने वाले बहुमूल्य पदार्थ की कमी के कारण यूरोप में मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसमें फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था से भी थोड़ा इससे फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा झटका लगा। वहीं 1788-89 के बीच फसल नष्ट होने के कारण लोगों के अंदर बेचैनी उत्पन्न हुई। पॉइंट नंबर टू, अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी सहायता फ्रांस की अर्थव्यवस्था को ग्रस्त कर दिया, जो कहीं न कहीं फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण भी बना। पॉइंट नंबर 3 लिखो। फ्रांस की शासन प्रणाली में व्यय व कर की अकुशल नीति भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण रहा। आपको बता चुके व्यय व कर की अकुशल नीति क्या थी, क्योंकि जब व्यय बढ़ रहा है तो आप कर आधार को बढ़ाइए या फिर व्यय को कम कीजिए, ये होता सही तरीका। ऐसा नहीं कि व्यय बढ़ रहा है तो कर को बढ़ाओ, व्यय बढ़ेगा कर को बढ़ाओगे तो सीधा दिक्कत हो जाए। क्योंकि एक आपको भी पता है कि लेफर वक्र आप पढ़े होंगे, तो एक समय के बाद अगर आप कर को बढ़ाते चले जाएंगे तो जो उत्पादक वर्ग है उसका उत्पादन कम हो जाएगा। क्योंकि वो सोचेगा यार ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ज्यादा कर देना पड़ेगा सरकार को, तो हमें बचेगा क्या। तो सीधी सी बात होगा कि वह कर को कम करने की कोशिश करेगा, वो कर को मतलब उत्पादन कम करने की कोशिश करेगा। जब उत्पादन कम करेगा तो आप चक्रीय रूप से हर किसी को नुकसान हो जाएगा। समझ रहे, उत्पादक जब अपना उत्पादन कम करेगा तो जो भाई उससे रोजगार है वो उसको दिक्कत हो जाएगा, मतलब सारा चक्रीय रूप से हर कोई परेशान हो जाएगा। तो ये उनकी व्यय की अकुशल नीति थी। पॉइंट नंबर 4, राजाओं की विलासतापूर्ण जीवन व अत्यधिक राजाओं का विलासतापूर्ण जीवन व राजकोष का राजाओं द्वारा राजकोष का विलासतापूर्ण जीवन में प्रयोग करना। राजाओं द्वारा राजकोष को विलासतापूर्ण जीवन को में प्रयोग करना। आप फिजिकल डेफिसिट सीधा बढ़ जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों में खर्चा करोगे। सही चीज़ों में खर्चा करो भाई तो उसका समाज में प्रभाव भी पड़े, लेकिन आप विलासतापूर्ण जीवन में खर्च करोगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधा आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा राजकोषीय घाटा तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक, अब चौथा कारण ला लो, विचारकों की भूमिका। फ्रांसीसी विचारक से आशय है कि वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो और रूसो जैसे विचारक जो 18वीं सदी में प्रकट हुए थे तथा उन्होंने तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी की थी। अगर इस क्रांति में इन विचारकों की भूमिका का मूल्यांकन करें तो क्रांति के साथ इनके बड़े ही जटिल संबंध थे। देखो, कोई भी क्रांति होगी बिना बौद्धिकों की भूमिका उसमें जरूर रहेगी। उनकी बौद्धिकों की भूमिका शून्य बिल्कुल नहीं होगी।
जैसे उस आपको हम बता चुके रूसो किस प्रकार से समान इच्छा की बात करता था, उस संप्रभुता की बात करता था, बोलता था प्रकृति गोद में जब हर कोई स्वतंत्र है तो कोई उसके विचारों को जंजीरों से क्यों जकड़ा गया है। वहीं पर मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण की बात करता था, वो बोलता था केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शक्तियों का अलग अलग बंटवारा होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक दूसरे से निर्भर होना चाहिए, एक दूसरे पे मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को पूर्णतः शक्ति दे दी जाए, कुछ भी कर सके। वो शक्तियों का पृथक्करण की बात करता था ना, शक्तियों का पृथक्करण की बात करता था। वहीं वॉल्टेयर थे, वो कहते थे कि ईश्वर हृदय में होता है, बाइबिल में नहीं होता है। तो ये सारे जो विचार थे वो फ्रांसीसी लोगों के मन में इस तरह ढह गए थे, इस तरह जम गए थे कि वह क्रांति का कारण बन गए। लेकिन कभी भी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या बौद्धिक शून्य थी, तो आप इसके बता सकते हैं बौद्धिक शून्य नहीं थी, क्योंकि आप उसके कारण हम सबल पक्ष आगे बताएंगे कि उसके कैसे कैसे था। लेकिन कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति की बौद्धिक शून्य थी, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ना। तो आपको इसके दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये बौद्धिक शून्य थी कि बौद्धिक शून्य नहीं थी। तो इसके अगर थी, इसके सबल पक्ष क्या है, इसके मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। अगर इन दोनों को पता रहेगा तभी आप आलोचनात्मक क्वेश्चन को तभी आप टैकल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो आप लिख लीजिए कि विचारकों की भूमिका में इनके सबल पक्ष क्या थे, मतलब इनका सबल पक्ष मतलब क्या होता है, इनकी पॉजिटिव पॉइंट क्या थी। फ्रांस की क्रांति जैसी सर्वसमावेशी घटना कभी बौद्धिक शून्य में उपस्थित नहीं होती, कभी बौद्धिक शून्य में उपस्थित नहीं होती। इन बुद्धिजीवियों ने लोगों का ध्यान राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दुर्व्यवस्था की ओर खींचा। इन्होंने राजतंत्र की निरंकुशता, चर्च के विशेषाधिकार तथा कुलीन वर्ग की हठ धर्मिता पर चोट की तथा रूसों ने यहाँ तक घोषित किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। रूसों ने यहाँ तक घोषित किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, उसे जंजीरों में जकड़ा नहीं जाना चाहिए। वहीं मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की बात की, वहीं मॉन्टेस्क्यू ने शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण की बात की तथा वॉल्टेयर महोदय ने कहा कि ईश्वर हृदय में होना चाहिए, बाइबिल में नहीं। पॉइंट नंबर 2, इन विचारकों ने क्रांति को शब्दों और मुहावरों से जोड़ा। अर्थात इन्होंने लोगों को मातृभूमि, नागरिक अधिकार तथा विधि मतलब लॉ, विधि जैसे शब्दों से परिचित कराया। पॉइंट नंबर 3, सबसे बढ़कर क्रांति के मध्य स्वयं नेताओं ने भी अपनी स्थिति को वैध करार देने के लिए इन विचारकों को उद्घाटित किया। ठीक, ये थे इनके सबल पक्ष। क्या क्या थे, इन्होंने क्रांति में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई ना। लेकिन कभी कभी इसका आलोचनात्मक पूछ लेगा तो आपके इसके निर्बल पक्ष जरूर पता होना चाहिए, तभी आप आलोचना को कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन समालोचनात्मक पूछ लेगा तब भी आपको, अगर सीधा इनके बारे में कि फ्रांस क्रांति में बौद्धिकों की क्या भूमिका थी तो आप सिर्फ इतना लिख दोगे, छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप आलोचनात्मक या समालोचनात्मक पूछ लेगा तो आपको 1-2 पॉइंट ऐसे भी डालने होंगे जो आलोचना करें ना। लिखिए सीमाएं,
इनके सीमाएं, डिमेरिट क्या था, सीमाएं। किसी भी विचारक ने स्पष्ट रूप से क्रांति का आह्वान नहीं किया, आह्वान नहीं किया। किसी भी विचारक ने क्रांति का आह्वान नहीं किया। वस्तुतः ये मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे जो शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते थे। पॉइंट नंबर 2, क्रांति के काल में कोई विचारक मौजूद नहीं था। पॉइंट नंबर 3, किसी विचारक ने न तो कोई राजनीतिक संगठन बनाया और न ही अमेरिकी बुद्धिजीवी बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह, न ही किसी ने राजनीतिक संगठन बनाया, न ही अमेरिकी बुद्धिजीवी बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह और बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह क्रांति के नेतृत्व के लिए सामने आए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन बुद्धिजीवियों का योगदान अप्रत्यक्ष रूप से था। अब आप हेडिंग डालिए, तात्कालिक कारण इसके क्या थे, फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। जो मैंने पूरी स्टोरी बता रखी है कि वो अमेरिका से कैसे लौटे, यहाँ पर कैसे आर्थिक व्यवस्था खराब हुई और किस प्रकार से मीटिंग बुलाई गई, सभा बुलाई गई और सभा में किसकी बहुमत, क्या बहुमत नहीं माना जाएगा, इन सब आधारों पर क्या क्या कैसे कैसे हुआ, वो सब बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में। सिर्फ आप लिख लीजिए इसको, तात्कालिक कारण। फ्रांस की सरकार बड़े आर्थिक संकट से जूझ रही थी। इससे उभरने का एक ही उपाय था, वह यह कि कर के आधार को बढ़ाया जाए। कर को आधार मतलब कर में और लोगों को शामिल किया जाए। आपको हम पहले बता चुके हैं कि कर का आधार बढ़ाना ही सबसे अच्छी बात होती है ना। टैक्स बायोंसी को बढ़ाना ही सबसे अच्छी बात होती है। अगर कर आधार बढ़ेगा, क्योंकि आप ये बताओ कि छोटे वर्ग हैं, छोटा पैसा कमाएंगे तो कर उनको उतना ही देना पड़ेगा। 10 रुपए में 20% कर लगाना है तो उनको 2 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही अगला इंसान 1000 रुपए रोज कमाता है, 1000 रुपए कमाता है और ये 10 रुपए कमाता है, तो 10 में इसको 2 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन वो 1000 में अगर 20% देना पड़ेगा, उसको 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो 2 रुपए या 200 रुपए, कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो कर का आधार जो कुलीन सामंत और जो कुलीन है, सामंत है, पादरी वर्ग हैं, ये सब इनका सबका इनकम बहुत ज्यादा है। अगर इन सबको कर आधार में जोड़ लिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। यही फ्रांस की सरकार सोच रही थी, इसीलिए मीटिंग बुलाई थी। फ्रांस की सरकार बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इससे उभरने का एक ही उपाय था, वह यह कि कर के आधार को बढ़ाया जाए तथा पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग को भी कर देने के लिए राजी किया जाए। पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग को भी कर देने के लिए राजी किया जाए। प्रधानमंत्री कोलोन ने क्वेश्चन लिखिए, ये वित्तीय विशेषज्ञ थे कोलोन। प्रधानमंत्री कोलोन ने सरकार को यह सुझाव दिया कि कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग को भी कर आधार में जोड़ा जाए। किंतु कुलीन वर्ग के साथ वार्ता विफल हो गई। फिर फ्रांस के शासक लुई 16वें ने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने की घोषणा की।
स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने की घोषणा की, जनरल की बैठक बुलाने की घोषणा की, वह एक प्रकार की फ्रांस की संसद थी। वह एक प्रकार की फ्रांस की संसद थी। वह एक प्रकार की फ्रांस की संसद थी। फ्रांस की संसद थी जिसे 175 वर्ष पूर्व जिसे 175 वर्ष पूर्व लुई 13वें ने लुई 13वें के काल में लुई 13वें के काल में ही जिसे 175 वर्ष पूर्व ही 175 वर्ष पूर्व लुई 13वें के काल से ही अपदस्थ किया जा चुका था। लुई 13वें के काल से ही अपदस्थ किया जा चुका था। मतलब जो स्टेटस जनरल था ना, ये फ्रांस का संसद था, लेकिन 175 वर्ष से बंद पड़ा था। इस पे मतलब कि लुई 13वें ने ही क्या नाम है इसके काल से ही ये अपदस्थ था। इस पे कोई बातचीत नहीं होता था। निरंकुश शासन की, राजतंत्र की बातें होती थी। आगे लुई 14वां आता है, लेकिन वो केंद्रीकरण की बात वो भी करता है, केंद्रीय शासन प्रणाली से काम करता है। तो ये संसद के बुलाना, ये सब चीजें बंद थी 175 वर्ष के बाद। 175 वर्ष लुई 13वें के काल से अपदस्थ थी, जो अपदस्थ थी। परंतु इतने लंबे समय के बाद उसकी बैठक बुलाए जाने पर, उसकी बैठक बुलाए जाने का प्रतीकात्मक अर्थ यह था कि फ्रांस के राजतंत्र ने समर्पण कर दिया था। देखो, इसके पहले लुई 13वां, 14वां, 15वां, 16वां किसी ने जब नहीं बुलाया, अगर अब राजतंत्र, निरंकुश जो राजतंत्र है, लुई 16वां है, अगर वो बुला रहा है तो इसकी सीधे से मतलब है कि तुम संसद की बात कर रहे हो, तो वो सीधा सीधा तुम समर्पण कर दे रहे हो। एक प्रतीकात्मक, डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट रूप में कह रहा कि ठीक है भाई, संसद बुला रहे हो। संसद का मतलब क्या होता है? सभी प्रतिनिधित्व बात करेंगे, बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। तो यहाँ पर राजा का निर्णय महत्व नहीं होगा। तो इससे सीधे सीधा मतलब है कि जो उनका राजतंत्र का समर्पण है, एक प्रकार का प्रतीकात्मक अर्थ में। बैठक बुलाए जाने की घोषणा से लगभग सभी वर्गों में एक प्रकार का उत्साह आ गया। लगभग सभी वर्गों में एक प्रकार का उत्साह आ गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ग इस बैठक में कुछ न कुछ रियायत चाहते थे। स्टेटस जनरल में 3 सदन थे। अतः वहाँ इस मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया कि सदन में बहुमत के आधार पर निर्वाचन हो, बहुमत के आधार पर निर्णय हो या कुल बहुमत के आधार पर निर्णय हो। थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि कुल बहुमत के आधार पर निर्णय चाहते थे। अंत में प्रतिनिधियों ने स्टेटस जनरल की बैठक का बहिष्कार किया और पास के ही टेनिस कोर्ट चले गए। आपको हम बता चुके हैं कि ये जो था आपको कि कुल बहुमत क्या था कि संसद में आपको पता है शासन प्रणाली में उच्च पदों पर नियुक्ति कुल इन वर्गों की होती थी। सामंत लोग थे, जब इन वर्गों की नियुक्ति होती तो चाहते थे कि भाई जो संसद में जो प्रतिनिधि हैं, अगर उनकी बहुमत की बात करेंगे तो वो भाई सबसे ज्यादा उन्हीं संख्या है, तो सीधा सीधा उनका निर्णय मान्य हो जाएगा। लेकिन जो निम्न वर्ग था, जो थर्ड स्टेट था, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, इनके प्रतिनिधि उसमें कम थे, तो ये कहते थे कुल बहुमत की बात की जाए, कुल वर्गों की, उसमें कुल बहुमत की बात करेंगे तो भाई उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो इसके विषय पर क्या हुआ, दिक्कत हो गई और वो बाहर चले गए। समझ रहे हैं ना? टेनिस कोर्ट सभा, हेडिंग डालिए टेनिस कोर्ट सभा। टेनिस कोर्ट सभा टेनिस कोर्ट सभा।
टेनिस कोर्ट में थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। टेनिस कोर्ट में थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। उसने टेनिस कोर्ट में यह शपथ ली कि हम तब तक नहीं हटेंगे, तब तक नहीं यहाँ से हटेंगे जब तक हमें फ्रांस का संविधान, जब तक हम फ्रांस का संविधान नहीं बना लेते, फ्रांस का संविधान नहीं बना लेते, फ्रांस का संविधान नहीं बना लेते। उधर फ्रांस की सरकार ने टेनिस कोर्ट को खाली कराने के लिए सेना भेजी। दूसरी तरफ फ्रांस के निम्न वर्ग में पहले से ही बेचैनी थी, केवल नेतृत्व की कमी थी। आपको बता चुके कि निम्न वर्ग उत्कंठा था, लेकिन उसको नेतृत्व नहीं मिल रहा था। अब वहां पर मध्य वर्ग नेतृत्व मिल जाएगा, वो सीधा पहुंच जाएंगे, अपना लाठी गोजी गड़ासा लेके सारा तरफ टेनिस कोर्ट घेर लेंगे और क्रांति को बचा लेंगे ना। ठीक, लिखिए, दूसरी तरफ फ्रांस के निम्न वर्ग में पहले से ही बेचैनी थी, केवल नेतृत्व की कमी थी। इसलिए जिस समय यह सूचना प्राप्त हुई कि उसी समय दूरवर्ती क्षेत्रों से फ्रांस के किसान मजदूर दस्तकार टेनिस कोर्ट सभा की तरफ दौड़ पड़े और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अतः अब सरकार के लिए टेनिस कोर्ट को खाली कराना बहुत ही मुश्किल हो गया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति घटित हो चुकी थी और निम्न वर्ग ने उसे बचा लिया। फ्रांस की क्रांति घटित हो चुकी थी और निम्न वर्ग ने उसे बचा लिया। दोस्तों, ये हो गया कि फ्रांस क्रांति के क्या क्या कारण थे, तत्कालिक कारण थे, जो हम लोगों ने कल तक पढ़ा था उसको हम लोग डिटेल से नोट्स में लिख लिए हैं। अब इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्या फ्रांस की क्रांति क्या बौद्धिक शून्य थी। इस पे आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से। और दोस्तों, ये था फ्रांस क्रांति। अब हम अगले चरण में जो हम अपना इसके स्वरूप क्या था, फ्रांस क्रांति का स्वरूप क्या था, परिणाम क्या था, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे पहले समझाएंगे अच्छी तरीके से एक दो चरणों को, उसके बारे में फिर लिखाएंगे, एक एक करके हम एक एक चरण पढ़ते जाएंगे। कम से कम ये आपको फ्रांस क्रांति एक विश्व इतिहास में एक महान परिवर्तन था, इसलिए आपको इसको बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलिए और इसको समझते जाइए ताकि कोई दिक्कत ना होने वाले हो आपको हम, ताकि लास्ट में जो क्वेश्चन दें उस क्वेश्चन को टैकल करने में कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं दोस्त? तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस YouTube चैनल जीएस क्रांति विद विशाल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो लेक्चर आपके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद।